मैं अपने ससुर को अंकल कहती थी। वो सारा दिन घर में फारग रहते। सास तो इस दुनिया से चली गई थी। कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी। जिस दिन मैं कपड़े धोती तो अंकल सहन में मेरे सामने बैठ जाते और मुझे अजीब नज़रों से घूरते। मेरे कपड़े भी गीले हो जाते थे। मुझे बहुत शर्म आती। जाहिर है मेरे गीले कपड़ों से मेरा जिस्म साफ नज़र आता था। एक दिन मैं सहन धो रही थी। मेरे कपड़े उस दिन भी गीले थे। जब अंकल की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक उठी और साथ ही उन्होंने कहा, ज़रा कमरे में तो आओ। मैं कमरे में गई। फिर 1 घंटे बाद। मेरा नाम किरण है। बीए करने के बाद मैंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। इसलिए अम्मी जान ने फैसला किया कि अगर मज़ीद नहीं पढ़ना तो शादी करके अपने घर जाओ। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। बड़े भाई और मुझसे छोटा भाई दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी अबू की भी लाडली थी। हमारा घराना माली तौर पर भी खुशहाल था। इसलिए मैं फितरन अबाली मेरे शौहर सलमान भट्ट अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। मेरे ससुर वकार भट्ट फौज से रिटायर हो चुके थे। सलमान भट्ट एक प्राइवेट फार्म में अच्छी पोस्ट पर थे और उसके अलावा वो एक बेहतरीन इलाके में उनका और घर भी था जिसका ठीक ठाक किराया आता था। वकार अंकल की पेंशन भी आती थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता अच्छा लगा। यूँ मैं ब्याह कर सलमान के घर आई। घर बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हमारा बेडरूम बहुत कुशादा और ख़ूबसूरत था। अंकल का कमरा अलग था और एक ड्राइंग रूम भी था। घर की छत पर भी एक कमरा बना हुआ था जिसमें फालतू सामान रखा हुआ था। मेरे जहेज़ के सामान की वजह से पुराना फर्नीचर ऊपर रख दिया गया था। शादी की पहली रात ही सुलेमान ने अपनी बातों से मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत इंसान थे। मैं भी खूबसूरत चेहरे और सरापे की मालिक। मेरे बाल भी बहुत घने और स्याह थे। मजमूई तौर पर मैं एक हसीन लड़की थी। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी जोड़ी कमाल की थी। शादी के बाद पहली सुबह सुलेमान अभी सो रहे थे। मैं तैयार होकर बाहर आई थी। सोचा था कि मेरी आवभगत करने वाला घर में कोई नहीं है तो खुद ही चाय बना लूँ। मैं बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर अंकल वकार बैठे थे जो जूस पी रहे थे। मैंने सलाम किया। कहने लगे, आओ बेटी, इस घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम्हारी साथ होती तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। नहीं अंकल, मैं खुद बना लूँगी। आप बताएं क्या खाएंगे? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मगर उन्होंने मुझे कुछ करने नहीं दिया और मेरे लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना लाए। नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। मेरी झिझक भी दूर हो गई। वो बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। शाम को हम अम्मी की तरफ चले गए। वहाँ से रात को डिनर के बाद वापस आए। गेट की चाबी हमारे पास भी थी। अंकल सो चुके थे। आने वाले चंद दिनों में ही मैं नए घर में एडजस्ट हो गई। मेरे घर वाले बहुत मुतमईन थे कि उनकी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला था। 1 हफ्ते बाद हम हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए थे। 15 दिन के बाद वापस आए। हमारे आने पर अंकल बहुत खुश थे। इतने दिन अकेले जो रहे थे, सुलेमान की छुट्टियां ख़त्म हो गईं तब वो ऑफिस जाने लगे। मैंने घर मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। सुलेमान सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर उनकी तैयारी में मदद करती। उनके जाने के बाद अपना और अंकल का नाश्ता तैयार करती। अंकल सुबह सवेरे वॉक के लिए जाते थे। वहाँ से आकर लेट जाते और 10 बजे नाश्ता करते थे। वो वॉक के बाद पहले जूस पीते, नाश्ता करते और अखबार पढ़ने के बाद वो लॉन्ग में बैठे टीवी देखते रहते। इस दौरान मैं सफाई और कपड़े वगैरह धोने का काम कर लेती, साथ साथ टीवी भी देखती रहती। दोपहर सिर्फ हम 2 ही होते थे, इसलिए हल्का फुल्का लंच करते। अलबत्ता रात को खाने पर एहतमाम होता। लंच के बाद अंकल अपने कमरे में जाकर सो जाते। मैं भी रेस्ट करती और 5 बजे खुद तैयार होकर चाय वगैरह बना लेती। सुलेमान आते तो हम दोनों इकट्ठे चाय पीते। रात के खाने के बाद अंकल वॉक के लिए निकल जाते। मैं किचन समेटती। फिर मैं और सुलेमान सुबह नाश्ते के लिए सामान वगैरह लेने करीबी स्टोर पर चले जाते। रात को मैं अंकल को 1 गिलास दूध देकर अपने बेडरूम में आ जाती। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मोहब्बत करने वाला शौहर और ख्याल रखने वाला ससुर था। अंकल अक्सर कामों में मेरा हाथ बटा देते। हम फिल्म देखते, उस पर तबसरे करते, टॉक शो पर बहस करते। सुलेमान खुश थे कि मैं उसके वालिद का बहुत ख्याल रखती हूँ। दिन गुजरते गए।
और हमारी शादी को 1 साल हो गया। अभी हमारे बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अम्मी कहती थी मैं किसी डॉक्टर को चेक करवा लूं, मगर सुलेमान का ख्याल था अभी 2 साल तक हमें ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, इसलिए बच्चे की जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी उनके इस ख्याल में मुतफक थी। हमारी शादी की पहली सालगिरह धूमधाम से मनाने का फैसला अंकल का था। बड़े पैमाने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। अंकल ने मुझे और सुलेमान को तोहफे के तौर पर 50,000 रुपये दिए कि हम अपनी मर्जी से गिफ्ट खरीद लें। सारा इंतज़ाम भी उन्होंने किया था। इस तकरीब में सुलेमान के अजीज रिश्तेदार, मेरे मेके वाले और दोस्त अहबाब सब शामिल थे। वह नवंबर का खुशगवार मौसम और महीना था। सुलेमान ने मुझे सुर्ख और सबर रंग की बनारसी साड़ी और गोल्ड का सेट दिया था। मेहमान आने में अभी देर थी। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुलेमान मेरे लिए गजरे लेने गए हुए थे। मैंने साड़ी को इस्त्री करके बेड पर फैला रखा था और ब्लाउज और पट्टी कोट में मबलूज हेयर ड्रायर के साथ अपने बाल सुखा रही थी। शादी के बाद मेरा जिस्म बरसा गया था। सुलेमान को मैं बहुत पसंद थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तकरीब में दुल्हन बनकर आऊँ। मेरी तैयारी भी वैसी ही हो रही थी। मैंने गुनगुनाते हुए बाल सुखा रही थी कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला। मैं समझी सुलेमान आ गए हैं। मैं पीछे मुड़ी तो दरवाजे पर वकाल अंकल खड़े थे। मैं चंद लम्हे तो ना समझी, उन्हें देखती रही। फिर तेज़ी से साइड पर बड़ा तौलिया उठाकर अपने सीने पर फैला लिया। अंकल चंद लम्हे हैरान खड़े रहे, फिर तेज़ी से पलट गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इतने में सुलेमान आ गए। वो तैयारी में थे, मेरी मदद करने लगे। ज़रा देर में ही सब कुछ भूल चुकी थी। सालगिरह बहुत ही शानदार रही। सब ने हमें बहुत खूबसूरत वाइफ दिए। चंद दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि अंकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। सुलेमान ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद वो पहले की तरह हो गए और घर में अब वही रूटीन थी। सारा दिन घर का काम करके अंकल से गपशप करते गुजर जाता, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि अंकल मुझे अक्सर बहुत गौर से देखने लगे थे। लेकिन जब मैं मुतवज्जा होती तो वो इधर उधर देखने लगते। मैं कपड़े धोकर फारग हुई तो मैंने सोचा लॉन बहुत गंदा हो रहा है, उसे धो लूँ। मैं पाइपें लगाकर धोने लगी। उस वक्त अंकल सो रहे थे, इसलिए मैं सुकून से अपना काम कर रही थी। मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। मैं गुनगुना रही थी कि अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो अंकल मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े मुझे घूर रहे थे। मैं दुपट्टे के बगैर भी और कपड़े गीले होकर जिस्म से चिपक रहे थे। मैंने सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। मुझे एकदम ही एहसास हुआ कि अंकल के चेहरे पर अजीब से तासरात हैं जो एक बाप के खारगिज नहीं थे। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसी हिस्स दी है जो सामने वाले मर्द की नज़रों को पहचान जाती है। फिर वो अपने कमरे में चले गए। मैं परेशान सी वहीं बैठ गई। कुछ देर सोचती रही, फिर खुद ही अपने आप को दिलासा दे दिया कि मुझे ऐसी वैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। पानी में भीगने से मुझे बुखार हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया और अपने कमरे में आकर लेट गई। फिर मुझे होश ना रहा। सुलेमान घर आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वापस आकर मुझे चाय बनाकर दी। मैं दवाई खाकर दोबारा सो गई थी। सुबह ऑफिस जाते हुए सुलेमान ने मुझे जगाया और आराम करने की ताकीद करते हुए ऑफिस चले गए। दवाई की वजह से मैं गनूदगी में थी, वैसे ही लेटी हुई थी। गनूदगी में पता नहीं कितनी देर सो गई। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो कोई तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। बंद होती आंखों में मुझे अंकल का चेहरा नजर आया। फिर मुझे होश ना आ रहा था। दोपहर को सुलेमान ऑफिस से आ गए थे और मुझे डबल रोटी के साथ चाय दी। शाम को वो मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए थे। अब बुखार काफ़ी हल्का हो गया था। अगली सुबह मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी। फिर भी अंकल ने खुद नाश्ता बनाकर सुलेमान और मुझे दिया था। सुलेमान छुट्टी करना चाहते थे, मगर अंकल ने उन्हें ज़बरदस्ती ऑफिस भेज दिया। मैं अंकल की तरफ खटक रही थी, सो मैंने दवाई नहीं खाई क्योंकि दवा खाने से बहुत ज़्यादा गनूदगी हो जाती थी। मैं लेटी रही। 10 बजे का टाइम था कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने आंखें बंद कर ली। अंकल मेरे बिस्तर के करीब आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और झुककर अपने गाल पर रख लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं अंकल की नीयत को समझ गई थी। मैंने हाथ छुड़वाया
और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो, वो मसरूई हमदर्दी से बोले। मैं देख रहा था अब तुम्हें बुखार है या नहीं। तुम्हें भूख लगी है तो कुछ बना लो, वो कह रहे थे और मेरा सारा वजूद जल्जलों की जिद में था। फिर वो बाहर चले गए। मैंने जल्दी से उठकर अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा ली और फूट फूट कर रोने लगी। हंसी खेलती जिंदगी में फिर ये कैसा साया आ खड़ा हुआ था। मैं रो रो कर खुदा से फरियाद करने लगी थी। ये मर्द की फितरत है कि जब तक उसकी नीयत छुपी रहे इसमें कुछ झिझक रहती है, मगर जब नीयत खुल जाए तो वो बेबाक हो जाता है। अंकल को भी जब ये अंदाज़ा हुआ कि मैं उनकी नीयत बांप गई हूँ तो वह खुलकर सामने आ गए। अपने घर का कामकाज करके अपने कमरे में बंद हो जाती। अंकल बहाने बहाने से मेरे इर्द गिर्द रहते, मेरा हाथ पकड़ लेते तो कभी गुजरते हुए मेरी कमर को छू लेते। मैं लर्ज कर रह जाती। यह सूरत हाल मैं ना सुलेमान को बता सकती थी और ना अपने घर वालों को। सुलेमान तो कभी भी अपने बाप के बारे में अपनी बात पर यकीन नहीं करते। हो सकता था मुझे घर से निकाल देते। खौफ के मारे मेरा खून खुश्क हो रहा था। दिन ब दिन मैं अंदर से कमज़ोर होती जा रही थी। रंग जर्द हो गया था। अम्मी के घर जाती तो वो पूछती कि क्या बात है, सुलेमान तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मैं उन्हें झूठी तसल्लियाँ देती रहती। सुलेमान पूछते तो थकावट का बहाना कर देती। इस मसले से निजात का कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अंकल मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी और बेबसी समझ रहे थे। वो मौका मिलते ही ऐसे बेमैनी जुमले बोलते कि मैं शर्म से कट कर रह जाती, मगर मैं चेहरे को सहारे रखती। एक शाम सुलेमान ऑफिस से आए तो कहने लगे, मेरे 2 सूट निकाल दो और मुझे ज़रूरी सामान ब्रीकेस में रख दो। मैं 2 दिन के लिए फैसलाबाद जा रहा हूँ। ऑफिस वाले मुझे एक ज़रूरी काम से भेज रहे हैं। ये सुनकर तो मैं खौफज़दा हो गई और मैंने बहुत कोशिश की कि सुलेमान ना जाए या फिर जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, मगर सुलेमान के पास टाइम कम था। उन्होंने कहा कि अबू तुम्हें सुबह छोड़ आएंगे और मैं वापस आकर तुम्हें ले आऊँगा। ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। सुलेमान चले गए थे। मैंने खाना बनाया। अंकल को खाना कमरे में देकर मैंने बर्तन वगैरह समेटे और तबीयत की खराबी का कहकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। खाना खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था और फिर सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गई कि अचानक दरवाजे पर तेज तेज दस्तक हुई। मैं डर के उठ गई। किरण, दरवाज़ा खोलो, मेरे सीने में शदीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बाहर से अंकल की करब अंगेज़ आवाज़ आई। मैं सब कुछ भूल कर दरवाज़ा खोलने ही पड़ी कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, ये अंकल की कोई चाल ना हो। मैं रुक गई। वो दरवाज़ा खटखटाते रहे और फिर थक कर शायद वापस चले गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। मैं किचन में आ गई। भूख से मेरे पेट में बाल पड़ रहे थे। मैं चाय बनाने लगी थी कि अचानक अंकल ने पीछे से आकर मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया और गाली देते हुए बोले, कब तक मुझसे बचोगी। मैं तो उनके मुंह से ये गाली सुनकर हैरान रह गई थी। फिर दूसरे ही लम्हे मैंने पूरी कुव्वत से अपने आप को छुड़वाया था और किचन से भागकर बाहर आ गई थी, मगर इससे पहले कि मैं अपने कमरे में घुस जाती उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं लड़खड़ाती गई, कब तक छूटोगी, मेरे अंदर की आग लगाकर अब दूर भागती हो। मैंने एक बार फिर अपने आप को छुड़वाया था। इधर उधर भागने लगी थी। वो मेरे पीछे भागते भागते कांप रहे थे। आज तो मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा तुझे। वो मेरे करीब आ चुके थे। अब मैं सोफे के गिर्द भाग रही थी। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं आगे हुई तो उन्हें झटका लगा। वो थक चुके थे, लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। दरमियान में टेबल पड़ी थी, उनका सर उनसे टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिर गए थे। उनके सर से खून का जैसे फुहारा निकला। मैं खड़ी कि जब वो बिल्कुल बेसुध पड़े थे। मैंने अपना दुपट्टा लेते हुए अपने आप को संभाला था, बाल ठीक किए और फिर बाहर का दरवाज़ा खोलकर हमसाये के घर जोर से दस्तक देने लगी और फिर थोड़ी ही देर में इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। पानी पीने के लिए उठी और अपने कमरे से बाहर आई तो बाहर अंकल गिरे हुए थे। शायद बाहर से आए थे, चोट लगी तो बेहोश हो गए। ये कहकर मैं रोने लगी। अंकल को अस्पताल पहुंचा दिया गया, मगर वो मर चुके थे। सुलेमान को इतला दी गई। वो पहली फ्लैट से पहुंच गए। उनकी हालत देखने वाली ना थी। माँ तो पहले ही नहीं थी, बाप भी चला गया। वो पीच पीच कर रो रहे थे और मैं अपने दुख को रो रही थी। और फिर अंकल की तदफीन हो गई।
कुल हो गए। तमाम अजीज रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए थे। मैं सुलेमान को संभालते संभालते थक गई। उनका सदमा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। खाना पीना छोड़ रखा था। आखिर 10 दिन गुजर गए। सुलेमान को ऑफिस के दोस्त ज़बरदस्ती ऑफिस ले जाने लगे। मैं अब अंदर से बहुत खौफज़दा थी। इस एहसास जुर्म से बेहाल हो रही थी कि मेरे हाथों से ये क्या हो गया। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सुलेमान अब मुकम्मल तौर पर संभल चुके थे और अब उन्हें मेरी फ़िक्र रहने लगी। उन्हीं दिनों मुझे माँ बनने की खबर मिली थी। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मुझे अक्सर ख्वाब में अंकल नज़र आते थे जो चीख मारकर उठ जाती। मेरी लेडी डॉक्टर ने सुलेमान से कह दिया था कि आपकी बीवी अगर इसी टेंशन लेती रही, आप होने वाले बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। सुलेमान यही समझ रहे थे कि मुझे अंकल की वफ़ात का दुख है। वो ये नहीं जानते थे कि मैं अपने आप को अंकल के मुजरिम समझ रही थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं थाने चली जाऊं और इकरार जुर्म कर लूं, और फिर सुलेमान ने मुझे अम्मी के पास भेज दिया था। मेरा दिल समझ सके। अम्मी के घर आकर मैं वैसे ही थी, गुमसुम रातों को उठकर चीखना चिल्लाना और फिर ऊंची आवाज़ में रोना। मेरे माँ बाप मेरी हालत पर परेशान थे। एक दिन मैं नाश्ते के बाद लॉन में बैठी थी और बेध्यानी में टीवी को देख रही थी, लेकिन मेरे जहन में वही एक फिल्म चल रही थी। मुझे पकड़ना, मेरे पीछे भागना और फिर गिर जाना। मेरा दिल मतलाने लगा। मैं उठकर वॉशरूम में गई। क्या करने के बाद कुछ सुकून मिला। मैंने वज़ू किया और जायनमाज़ पर रोते हुए सजदे में सर रखकर खुदा से सुकून की दुआ मांगने लगी थी। रोते रोते मैं वहीं सो गई थी। अगले रोज़ मेरी एक दोस्त की आमद हुई। उसने मुझे एक बुज़ुर्ग के बारे में बताया जो रूहानी और नफ्सियाती मसाइल का हल बताते थे। मैंने सहेली के दिए हुए फ़ोन नंबर पर उनसे रब्ता किया और मिलने की इजाज़त दी। उन्होंने अगले दिन दोपहर को आने का कहा था। अगले दिन मैंने अम्मी जान से ज़रूरी शॉपिंग का बहाना किया और उनके पास पहुंच गई। मैंने अपना सारा जिस्म और आंखों के सिवा कुछ चेहरा भी ढांप रखा था। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। मैंने तारफ़ करवाया तो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया। ये बेटी, फरमाइए, आप एक ही सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती थी। उन्होंने शफ़क़त से पूछा। मैं खामोश रही तो कहने लगे, आप तसल्ली से बिला झिझक अपना मसला बयान करें। इस कमरे से कोई बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने हिम्मत की और उन्होंने शुरू से हर बात बताने लगी। अपनी शादी, अपना रहन सहन, सुलेमान और अंकल वकार की आदतें और वो भयानक हादसा, सब कुछ बता दिया। वो सार झुकाए सुनते रहे। मेरी बात ख़त्म हो गई तो वो भी कितनी देर खामोश रहे। फिर पानी का एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, बेटी पानी पी लो। मैं पानी पीकर ज़रा रिलैक्स होकर बैठ गई। अंकल बोझ हल्का होने लगा, जिसम भी हल्का फुल्का हो गया था। फिर वो कहने लगे, बेटी जो कुछ भी हुआ इसमें कसूर आपका ज़्यादा है। जी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैं तो उन्हें अपने वालिद की जगह समझती थी। शौहर का बाप होने के नाते उनका एहतराम करती थी। यही तो आपकी गलती है बेटी। हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जहाँ हर चीज़ की हद मुकर्रर की गई है, वहाँ हर रिश्ते की भी हद मुकर्रर है। ससुर, देवर और जेठ वगैरह भी नामहरों में आते हैं, बल्कि देवर को तो भाभी की मौत कहा गया है। आपका कसूर ये है कि आप इस घर में बहू बनकर गई थी। जाहिर है आपकी सास नहीं थी और आपको ही अपने ससुर की ज़रूरियात का ख्याल रखना था, मगर इस चक्कर में आप इन अखलाकियात को हदूद को भूल गई जो हमारे दीन ने मुकर्रर की हैं। आप बगैर दुपट्टे के उनके सामने फेरती थीं, उनके साथ बैठकर फिल्में देखती थीं, हंसी मजाक भी कर लेती थीं, बिला धड़क उनके कमरे में चली जाती थी। मैं ये नहीं कहता कि आप में कोई खराबी थी,